बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम सीखेंगे स्पेसिफ़िक लर्निंग डिसऑर्डर्स, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में ये ADHD के बाद आने वाला डिसऑर्डर है। और काइंडली वीडियो आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने फेलोज़ के साथ शेयर करना ना भूलें। आज हम इस लेक्चर में डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखेंगे स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स का, डिसलेक्सिया क्या है और डिसकैल्कुलिया क्या है, इसके बारे में देखेंगे। उनकी सेवेरिटी लेवल चेक करेंगे, प्रेवलेंस देखेंगे और डायग्नोस्टिक फीचर के साथ साथ हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस और कोमॉर्बिडिटी को भी देखेंगे। अच्छा, चूँकि नाम से ही जाहिर है कि स्पेसिफिक है, महसूस एरिया के अंदर किसी बच्चे को लर्निंग के इश्यूज़ होना शुरू हो जाना जो है वो एकेडमिक स्किल्स में बच्चा पीछे आना शुरू हो जाए और डिफ़िकल्टी आना शुरू हो जाए, डेफिसिट होना शुरू हो जाए महसूस सब्जेक्ट्स में या महसूस किस्म के एरिया में। इसमें बच्चे को लर्निंग इश्यूज़ हो सकते हैं, बच्चा सही तरह से हो सकता है रीडिंग ना कर पा रहा हो, स्लो हो उसमें और वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में हेजिटेंट हो और बहुत ज़्यादा उसको अपनी एफ़र्ट प्लेस करनी पड़ रही हो। इसके अलावा उसको रीडिंग, जब वो एक कंटेंट रीड कर रहा है तो उसको अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्ट हो। इसके अलावा वो जो एक वर्ड पर वोकेबलरी वाइज वर्ड जो होते हैं उसके डीप मीनिंग्स को वो अंडरस्टैंड ना कर पाए, या कोई भी उसको क्वेश्चन दिया जाए, उस ख़ास सब्जेक्ट के हवाले से उसको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें वो उसके डीप मीनिंग्स को जो है ना वो परसीव ना कर सके। स्पेलिंग के एरर आ जाना, यानी कि वॉल्स और कॉन्सोनेंट को कहाँ पे ओमिट करना है, कहाँ पे ऐड करना है, वो प्रॉब्लम फेस करे। रिटन एक्सप्रेशंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अपने एक्सप्रेशंस को ना शो कर सके, पैराग्राफ ऑर्गेनाइजिंग में पुअर हो। और इसके अलावा मैथमेटिक्स में इसके कैलकुलेशंस, फैक्ट्स और नंबर्स बेस्ड जो रीजनिंग, एथमेटिक्स परसेप्शंस होती हैं वो उसकी रॉन्ग हो जाएं या उसमें डिफ़िकल्ट लैकिंग महसूस करे, डेफिसिट महसूस करे मैथमेटिकल रीजनिंग में। ये सारी की सारी उसकी एकेडमिक स्किल्स को बेसिकली में प्रॉब्लम काज कर रहे हैं। और बच्चा जो है वो ज़्यादातर इन प्रॉब्लम्स को फेस करता है स्कूल एज में, ड्यूरिंग द स्कूल एज ईयर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है क्योंकि एक बच्चा 2 क्लास तक बिल्कुल सही था, लेकिन जैसे ही वो 3 क्लास में आया तो सडनली देयर पेरेंट्स कंप्लेन कि हमारे बच्चे ने सही परफॉर्मेंस शो नहीं की। तो ऐसे में ये महसूस किस्म की अगर गलतियाँ आना शुरू हो गई हैं तो इसका मतलब ये है कि बच्चा ओवरऑल तो ठीक है लेकिन कुछ खास एरिया में जो है उसकी जो लर्निंग है वो मुतासिर होना शुरू हो गई है। और अगर प्रॉब्लम फॉर एग्ज़ाम्पल सडनली आपको पता चली है कि बच्चा इस तरह की गलतियाँ कर रहा है, तो उस टाइम से लेकर जो प्रीवियस 6 मंथ होते हैं उसमें सारा बच्चे का रिकॉर्ड चेक करें कि आया कि ये सिर्फ आज गलती हुई है या पिछले 6 महीने से ये गलती हो रही है। डिसलेक्सिया और डिसकैल्कुलिया में क्या डिफरेंस होता है? डिसलेक्सिया जो है वो बेसिकली लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है कि इसमें बच्चे को जो है वो रीडिंग में इम्पेयरमेंट आना शुरू हो जाए, रीडिंग को एक्यूरेट ना कर पाए, फ्लुएंसी ना सही डेवलप हो सके और कंप्रीहेंशन ना कर पाए रीडिंग को। इसके अलावा स्पेलिंग के अंदर प्रॉब्लम आ जाना, ग्रामेटिकल और पंक्चुएशन की मिस्टेक्स आ जाना। और डिसकैल्कुलिया में मैथमेटिक्स से मुतल्लिक़ सारी प्रॉब्लम होंगी, रीजनिंग प्रॉब्लम होंगी, मेमोराइजेशन एथमेटिक फैक्ट्स को मेमोराइज़ नहीं सही कर पाता, कैलकुलेशन में फ्लुएंट नहीं हो पाता, रीजंस को सही, लॉजिक्स को और स्टेप वाइज जो प्रोसेस होता है उसको सही तरह से आगे कन्वे नहीं कर पाता और इसकी लर्निंग वहाँ पे थोड़ी सी इम्पेयरमेंट का शिकार हो जाती है। स्वेरिटी लेवल में अगर माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर देखे जाएं तो इसमें भी जैसे हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर देखे थे, हर डिसऑर्डर के अंदर ही हम माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर लेवल ज़रूर चेक करते हैं। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जो माइल्ड लेवल की अगर लर्निंग डिसऑर्डर है तो उसमें एक या कोई 2 ऐसी लर्निंग स्किल्स होंगी, जिस एकेडमिक स्किल्स होंगी, इसमें बच्चा लैकिंग का फेस कर रहा है, लर्निंग डेफिसिट को फेस कर रहा है, लेकिन वो जो 2 उसकी एकेडमिक स्किल्स हैं उनमें वो स्वेयर लेवल की जो है ना डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है और उसको हो सकता है कि स्कूल में प्रॉपरली उसकी जो सेपरेट एक अकोमोडेशन है वो चाहिए हो, और वो अकोमोडेशन अगर उसको मिलना शुरू हो जाए तो वो बच्चा फौरी तौर पर उसमें से निकल भी आता है। इसके अलावा जब मॉडरेट में देखा जाता है तो मॉडरेट में बच्चा जो है वो एक या एक से ज़्यादा जो एकेडमिक डोमेन्स होते हैं उसमें प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ऐसे मसाइल को फेस करता है और उसके लिए जो है वो प्रोफिशिएंट फौरी तौर पर नहीं हो पाता, कुछ इंटरवल्स के बाद उसको दोबारा जो है वो प्रॉब्लम फेस करना शुरू हो जाता है और इसमें उसको हर जो है ना स्कूल में भी, वर्क प्लेस में, होम में उसको सपोर्ट और अकोमोडेशन चाहिए होती है। स्वेयर लेवल पे
स्वेयर में ये होता है कि तमाम एकेडमिक डोमेन्स में बच्चा कहीं ना कहीं जो है वो लैकिंग का शिकार है, और ही इज़ फेसिंग ही एक्चुअली रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ टीचिंग एट स्कूल लेवल एंड इन द अर्ली ईयर्स। और अगर उसको वो नहीं मिलती तो बच्चा जो है वो मुसलसल जो है वो तमाम फिर उसके जो एरियाज़ हैं लर्निंग के वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और इसमें बच्चे को तमाम सिचुएशन में जो है वो सपोर्ट मस्ट चाहिए होती है। अगर हम ये देखें जैसे कि दिस इज़ एन एग्जांपल, समवन इज़ वेरी फ्लुएंट इन मैथ्स, बट हो सकता है कि वही बच्चा जो है वो कुछ टाइम के बाद बेहतर तौर पर परफॉर्मेंस ना कर सके, और ये भी हो सकता है कि वो बच्चा मैथ्स में अच्छा है लेकिन वो फ़िज़िक्स में सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अब हम देखते हैं कि इसका रिकोडिंग प्रोसेस क्या है और इसका डायग्नोस्टिक फ़ीचर क्या है। देन वी आल्सो सी द प्रेवलेंस ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। अगर हम देखें तो हर जो एकेडमिक सब स्किल सेट होता है उसमें बच्चा रीडिंग, रिटन, एक्सप्रेशंस में, और जो फ्लुएंट कैलकुलेशंस होती हैं और जो मैथमेटिक्स के इश्यूज़ होते हैं उनको सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता, और उनको आईसीडी में सेपरेटली रिकोड किया गया है। इस तरह जो स्पेसिफिक लर्निंग इश्यूज़ होते हैं उसमें बच्चे को कोई बायोलॉजिकल रीजंस जैसे कि जेनेटिक, एपिजेनेटिक या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, या बच्चे की कोई भी ऐसी ब्रेन एबिलिटी जैसे कोग्निटिव फंक्शंस में सही तरह से बच्चा जो है वो परफॉर्म, जो उसकी जो ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जेनेटिक और एपिजेनेटिक होते हैं उसकी ब्रेन एबिलिटी को मुतासिर करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा अपने कोग्निटिव फंक्शंस, वर्बल और नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली परफॉर्म नहीं कर पाता। इसके अलावा जो एक क्लाइंट होता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स में, उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि आया उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज़ अ काइंड ऑफ इशू जिसमें हमने 3 डोमेन्स को देखा था, सोशल डोमेन को, एकेडमिक डोमेन को और पॉलिटिकल डोमेन को। हो सकता है कि किसी बच्चे में एकेडमिक डोमेन मुतासर हो रही है लेकिन एकेडमिक डोमेन में वो नहीं अच्छा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्पेसिफिक लर्निंग वाला बच्चा सोशल और पॉलिटिकल डोमेन में अच्छा नहीं होगा। हज़ारों ऐसे बच्चे होते हैं जिनको एक छोटा सा मसला हो जाता है डिसलेक्सिया का जैसे कह लें, तो वो उस हो सकता है कि वो बच्चा उस डिसलेक्सिया की वजह से एक एरिया में पीछे चला गया है, लेकिन बाकी उसकी तमाम एकेडमिक स्किल्स आर वेरी माइंड ब्लोइंग, तो इस वजह से वो बच्चा जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार नहीं होगा। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि कोई भी रेलेवेंट जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, मोटर इम्पेयरमेंट, विजन और हियरिंग डिसऑर्डर्स जो हैं वो इसके साथ रेलेवेंट नहीं होती हैं। अगर होंगी तो वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अलग से देखी जा सकती हैं, और उनके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो बिल्कुल और तरह के होते हैं। फिर 5 and 15% जो स्कूल एज के बच्चे जो होते हैं वो अक्सर औकात एकेडमिक डोमेन्स पे ये जो प्रॉब्लम होता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर का उसको फेस करते हैं। इनकी जो प्रेवलेंस एडल्ट्स में है वो अभी तक अननोन है, लेकिन 4% होती है। और इन माई ओन टीचिंग करियर आई हैव नोटिस्ड फॉर द पास्ट 8 years कि एक बच्चे को सिर्फ था डिसलेक्सिया का इशू, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उसने जैसे वो एडल्ट एज में आना शुरू हुआ तो उसने खुद ही रिकवर भी करना शुरू कर दिया कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड आई हैव टू वर्क ऑन इट। तो इसके बाद मोर कॉमन कहा जाता है कि मेल में फ़ीमेल की निस्बत ज़्यादा होता है। डिफरेंशियल डायग्नोज में ये चीज़ देखी गई है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा किसी एक सोसाइटी से निकल के किसी एक कल्चर से निकल के दूसरे कल्चर में जा रहा है तो उसको हो सकता है कि एकेडमिकली अपना जो करियर है वो अटेन करने में प्रॉब्लम आई हो, जिसकी वजह से वो स्पेसिफिक लर्निंग प्रॉब्लम का शिकार हो गया हो। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में जैसे पहले भी बता दिया कि एकेडमिक, सोशल और पॉलिटिकल तीनों डोमेन्स में देखा जाएगा। अगर बच्चा तीनों में मुतासर है तो फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में वो चला जाएगा। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल और सेंसरी डिसऑर्डर में पोस्ट ब्रेन इंजरी, हियरिंग, विजन इम्पेयरमेंट के कोई इश्यूज़ हैं तो उसके नतीजे में जो बच्चे के अंदर लर्निंग के इश्यूज़ आएंगे उनके जो इंटरवल्स होंगे और जो उसकी प्रोफिशिएंसी होगी वो और तरह से मुतासर होगी, जिसकी वजह से उसका डिफरेंशियल डायग्नोज इसके साथ करके देख लिया जाता है। इसके बाद कोई भी कॉग्निटिव इश्यूज़ हो सकते हैं, और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर तो नहीं है बच्चे में, जिसकी वजह से बच्चा स्पेसिफिक लर्निंग से मुंह मोड़ रहा है या उसको पसंद नहीं आ रही हैं चीज़ें। साइकोटिक डिसऑर्डर वही बात कि जब देयर इज़ अ काइंड ऑफ साइकोसिस इश्यूज़ द किड मे बी फेस और एडल्ट मे बी फेस स्पेसिफिक लर्निंग इश्यूज़। और कोमॉर्बिडिटी में अगर देखा जाए तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर जो है कॉमनली को अगर हो सकता है ADHD, ASD, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह के साथ। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली प्रेस द बेल आइकन सो यू वुड बी एबल टू गेट माय अमेजिंग कंटेंट ऑन डेली बेसिस, एंड डू शेयर योर थॉट्स इन योर कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।